हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, होप यू आर इन गुड हेल्थ एंड स्पिरिट। आज हम रिकर्शन यानी रिकर्सिव सीक्वेंसेस का चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। इसके बारे में आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में भी थोड़ा आइडिया लगा था कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो डायरेक्टली आप काउंट नहीं कर सकते, उसको हमें रिकर्शन की मदद से सॉल्व करना पड़ता है। तो उस समय तो हम लोग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ रहे थे, तो बहुत सारी बातें हम रिकर्शन के बारे में नहीं कर पाए, लेकिन रिकर्शन एज ए चैप्टर कैसे डील किया जाता है ये अब हम सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। रिकरेंस रिलेशन और रिकर्सिव सीक्वेंस, ये एक ऐसी सीक्वेंस है जो कि रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर की हो सकती है, और इस सीक्वेंस में स्टार्टिंग फ्रॉम सम टर्म से फ्रॉम nth टर्म, हर अगला टर्म अपने पिछले टर्म्स पे डिपेंडेंट होगा, यानी वो किसी फंक्शनल फॉर्म में लिखा जा सकेगा। यानी an इज ए फंक्शन ऑफ a1 a2 a3 और an-1 तक, और n पे भी डिपेंडेंट हो सकता है। तो ऐसी सीक्वेंसेस को रिकर्सिव सीक्वेंस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे फिबोनाची सीक्वेंस, an जब हम लिखते हैं an ऐसे लेस देन और ग्रेटर देन के साइन के बीच में, तो इसका मतलब होता है यहाँ पे हमें n नेचुरल नंबर ही लेना है, यानी ये एक सीक्वेंस रिप्रेजेंट हो रही है। a1 इक्वल टू 1, a2 इक्वल टू 1, और रिलेशन दिया है फ्रॉम थर्ड टर्म ऑनवर्ड्स an इज इक्वल टू an-1 प्लस an-2। अब अगर मैं थर्ड टर्म की बात करूं, शुरू के दो टर्म अगर मैं 1 ले लूं तो थर्ड टर्म आ जाएगा 2, यानी हर पिछले दो टर्म्स का समेशन नेक्स्ट टर्म होगा। तो यानी कि फोर्थ टर्म आ जाएगा 3, ऐसे फिर आ जाएगा 5, देन 8, देन 13 एंड सो ऑन। ये एक रिकर्सिव सीक्वेंस का ही एग्जाम्पल है। अगर मैं सबसे आसान रिकर्सिव सीक्वेंस की बात करूं तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी एक रिकर्सिव सीक्वेंस है। किस तरह से? मान लेते हैं कि इसका फर्स्ट टर्म है a, और इसका रिकर्सिव फॉर्मूला है an इज इक्वल टू an-1 प्लस डी। यहाँ पे d कोई कांस्टेंट है, तो हम देख पा रहे an माइनस an-1 फ्रॉम सेकेंड टर्म्स ऑनवर्ड्स, मतलब n की वैल्यू मैं यहाँ 2 रख सकता हूँ, ये a2 माइनस a1 भी d आ जाएगा। 3 रखूँ तो a3 माइनस a2 भी d आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो ये एक AP हो गई, और AP में जब हम एक्सप्लिसिट फॉर्मूला लिखते हैं तो हमें मालूम है कि an इज इक्वल टू a प्लस n-1d, यानी जब हम सॉल्व करके लिखेंगे तो उसको हम बोलेंगे एक्सप्लिसिट फॉर्मूला। ऐसे ही ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी एक रिकर्सिव सीक्वेंस हो सकती है। a1 फर्स्ट टर्म अगर a ले लें, और an यानी फ्रॉम द सेकेंड टर्म ऑनवर्ड्स वी विल टेक an एज r टाइम्स an-1, तो ये भी एक रिकर्सिव फॉर्मूला है। और अगर मैं इसके एक्सप्लिसिट फॉर्मूले की बात करूं तो इसका nth टर्म आता है ar⁻n-1। सिमिलरली फैक्टोरियल आपने पढ़ रखा है, तो अगर मैं फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करना चाहूँ रिकर्सिव फॉर्मूले के फॉर्म में, तो मैं लिख सकता हूँ an इज इक्वल टू n टाइम्स an-1, और यहाँ पे a1 1 है, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला 2 ऑनवर्ड्स ही वर्क करेगा। अगर मैं इनकी वैल्यू 2 रखता हूँ तो 2 इंटू a1 विल बिकम 2 फैक्टोरियल। a3 रखूँ तो 3 इंटू a2, और a2 2 फैक्टोरियल था तो 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। इसीलिए इसका एक्सप्लिसिट फॉर्म होगा an इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं लैंग्वेज फॉर्म में ले रहा हूँ। कहा गया मैक्सिमम नंबर ऑफ रीजन्स डिफाइंड बाय n लाइन्स ऑन ए प्लेन। मान लेते हैं वो काउंट है an, तो अगर एक लाइन होगी तो वो a1 होगा, 2 लाइन्स होंगी तो नंबर ऑफ रीजन्स जितने आएंगे वो a2 होगा। तो ऐसे एक सीक्वेंस बनती चली जाएगी। तो देखते हैं कि अगर मैं an की बात करूं और a1 की बात करूं, तो एक ही लाइन ड्रॉ की, एक लाइन पूरे प्लेन को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है, यानी 2 रीजन्स, तो a1 की वैल्यू हो गई 2। ऐसे अगर मैं 2 लाइन्स ड्रॉ करूं तो टोटल 4 रीजन बन रहे हैं, तो a2 की वैल्यू हो गई 4। लेकिन याद रहे कि अगर आप ये दोनों लाइंस ओवरलैपिंग ले लेंगे तो फिर 2 ही रीजन बनेंगे, वो मैक्सिमम नहीं होंगे, यानी मैक्सिमम होने के लिए ओवरलैपिंग लाइंस नहीं होनी चाहिए। फिर अगर आप 3 लाइंस ड्रॉ करते हैं तो इन्हीं 2 लाइंस को अगर कोई तीसरी लाइन ऐसे काट के चली जाए तो टोटल हमें 7 रीजन्स दिख रहे हैं।
लेकिन अगर आप गलती से लाइन पैरेलल बना देते हैं तो आपको फिर 7 से कम रीजन्स दिखते, लेकिन वो मैक्सिमम आंसर नहीं होता। तो यानी याद रहे कि कोई भी दो लाइंस पैरेलल नहीं होनी चाहिए, और अगर मान लो ये 3 पॉइंट जनरेट ना होते, ये तीनों लाइंस एक ही पॉइंट से पास हो जाती, तो ये रीजन नंबर 3 ख़त्म हो जाता। तो इसका मतलब लाइंस कॉन्करेंट भी नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब 3 लाइंस एक पॉइंट से पास नहीं होनी चाहिए, उनके बीच में से ट्राइंगल जनरेट होना ही चाहिए, तभी मैक्सिमम नंबर ऑफ रीजन्स बनेंगे। तो नंबर ऑफ रीजन्स आर मैक्सिमम व्हेन नो 2 लाइंस आर पैरेलल एंड नो 3 आर कॉन्करेंट। ये बात तो क्लियर हो गई। अब रिकरेंस रिलेशन क्या आएगा वो देखते हैं। हम ये देख रहे हैं कि जैसे आप ये थर्ड लाइन इंट्रोड्यूस करते हैं, थर्ड लाइन पिछली दो लाइंस को ये 2 पॉइंट पे काट के जाती है, और आप ध्यान दें जब ये लाइन नहीं थी तो रीजन नंबर 1 और 4 एक ही रीजन माना जाता, 2 और 3 एक ही माना जाता, 5 और 6 भी एक ही माना जाता, लेकिन इस लाइन ने उनको डिवाइड कर दिया, यानी वो रीजन दो दो पार्ट्स में बट गए। ये थर्ड लाइन थी तो आप देख रहे हैं कि 3 रीजन्स बढ़ गए। ठीक है, तो क्लेम है कि जब nth लाइन आप ड्रॉ करेंगे तो ऐसे ही n रीजन्स बढ़ जाएंगे। तो an इज इक्वल टू an माइनस 1 प्लस n, ये रिकरेंस रिलेशन होगा। an माइनस 1 मान लो कि n माइनस 1 लाइन्स an माइनस 1 मैक्सिमम रीजन जनरेट करती, तो जब आप nth लाइन इंट्रोड्यूस करोगे तो उसमें n रीजन्स बढ़ जाएंगे। इसे और अच्छे से समझते हैं। ऐसे समझिए, जब आपने थर्ड लाइन इंट्रोड्यूस की थी तो वो पिछली दो लाइंस को 2 पॉइंट पे कट करके जा रही थी, इसकी वजह से ये 3 लाइन सेगमेंट आ गए थे, पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, और वो 3 लाइन सेगमेंट एग्जिस्टिंग रीजन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे। तो यही काम अब हम nth लाइन के साथ देखते हैं। व्हेन वी इंट्रोड्यूस nth लाइन, न्यू लाइन विल कट प्रीवियस n-1 लाइन्स इन n-1 पॉइंट, हेंस न्यू लाइन इज डिवाइडेड इनटू n सेगमेंट। जैसे ये थर्ड लाइन है तो 3 सेगमेंट आ रहे हैं, तो nth लाइन होती तो वो n सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाती। ईच सेगमेंट डिवाइड्स प्रीवियस रीजन इनटू 2 पार्ट्स। इसका मतलब इसमें n पार्ट्स बढ़ जाएंगे, और अगर n पार्ट्स बढ़ गए तो an इज इक्वल टू an माइनस 1 प्लस n। इस रिकरेंस फॉर्मूले को हम सॉल्व कर लेते हैं। इसके लिए an माइनस 1 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, तो an माइनस 1 इक्वल टू n। ये फॉर्मूला कब ट्रू है? जब n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो। इसे सॉल्व करना भी देख लेते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए हम टेलीस्कोपिक सम का यूज़ करेंगे। लिखा है an माइनस 1 इक्वल टू n। इसमें ये तभी वैलिड है जब n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो, और n की वैल्यू हम नेचुरल नंबर, ये तो पता ही है। तो n की वैल्यू 2 रखेंगे तो a2 माइनस a1 इक्वल टू 2 आ जाएगा। सिमिलरली 3, 4, 5 रखते चले जाएंगे अप टू n तक, तो ये रिलेशंस हमें मिल जाएंगे। अब सबको ऐड कर दिया, a2 से ये a2 कैंसिल, a3 से a3 कैंसिल, a4 से a4 एंड सो ऑन। अगर फर्स्ट वाले का लास्ट टर्म बचा तो लास्ट वाले का फर्स्ट टर्म बचेगा, और ये 2 से लेकर के n तक का एडिशन आ जाएगा राइट हैंड साइड में। तो फाइनली an माइनस a1 इक्वल टू ये पूरा समेशन n/2 n प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा। ये 2 राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया तो प्लस 1 आ गया। सॉल्व करने पर an इक्वल टू n स्क्वायर प्लस n प्लस 2/2 आ रहा है। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसे इस फॉर्मूले से वेरीफाई भी कर लेते हैं। अगर मैं n की वैल्यू 1 रखता हूँ तो ये 4/2 यानी कि 2 आ रहा है, यानी प्लेन के 2 हिस्से हुए थे। अगर n की वैल्यू मैं 2 रखता हूँ तो ये आ रहा है 4 प्लस 2 प्लस 2 यानी कि 8/2 यानी कि 4। बिल्कुल सही है, 2 लाइंस ड्रॉ करने पे 4 हिस्से हुए थे। अब देखते हैं a3 अगर रखूँ तो 9 प्लस 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स 12 प्लस 2 14/2 इक्वल टू 7। और अगर ऐसे ही अगर आप 4 ड्रॉ करते हैं तो ये वेरीफाई हो गया 2, 4, 7। एज ए मैटर ऑफ क्यूरियोसिटी, अगर मैं n इक्वल टू 4 पुट करूँ तो 16 प्लस 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 11 यानी
अगर 4 लाइंस ड्रॉ करें से 1 2 3 और ये 4th लाइन मैंने ड्रॉ की, ऐसे ड्रॉ करनी है कि ये कॉन्करेंट ना हो किसी से भी और पैरेलल ना हो। तो अब देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो 11 हिस्से हो रहे हैं, इसका मतलब ये आंसर सही आया। सो इसी में अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कहा गया 2/n की रेक्टेंगुलर फ्लोर पे हमें 1x2 साइज के डोमिनो सेट कर रहे हैं। ऐसे हमारे पास n हैं और उनका हमें रिकरेंस रिलेशन लिखना है। यानी अगर मैं उसके नंबर ऑफ वेज को an मान लूँ तो उस an का उसके पिछले वाले an-1 से क्या रिलेशन होगा एंड सो ऑन। तो लेट an इज द नंबर ऑफ वेज। तो अगर मान लो मैं n की वैल्यू 1 लेता हूँ, तो n की वैल्यू 1 लेता हूँ तो हमारे पास फ्लोर अवेलेबल होगा 2/1 का और केवल एक ही डोमिनो यानी एक ही टाइल से काम चल जाएगा। तो a1 इज इक्वल टू 1। लेकिन अगर n की वैल्यू आप 2 लेते हैं तो 2/2 का फ्लोर होगा। तो फिर आपके पास दो चॉइसेस होंगी, या तो आप टाइल वर्टिकल लगा लें या टाइल्स आप हॉरिजॉन्टल लगा लें, यानी a2 की वैल्यू 2 होगी। अब ऐसे ही अगर मैं n के लिए बात करूं तो n के लिए बात कुछ ऐसी होगी कि जैसे आपके पास 2/n का फ्लोर है तो आप लास्ट वाली टाइल को देखिए, या तो लास्ट वाली टाइल वर्टिकल होगी या फिर लास्ट वाली टाइल हॉरिजॉन्टल होगी। तो अगर केस नंबर 1 अगर वो वर्टिकल हुई तो यानी कि 1 उसमें से हट गया, बचा कितना एरिया n-1 इंटू 2, और उसमें जो n-1 टाइल्स हैं वो सेट करने के तरीके होंगे an-1 प्लस अगर वो टाइल वर्टिकल ना हुई, लास्ट में 2 हॉरिजॉन्टल हुई, तो मैंने केस 1 यहाँ लिख दिया, केस 2 यहाँ बना दिया। इस केस 2 में अगर ये वाली टाइल हॉरिजॉन्टल हुई तो फिर ऊपर भी यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल लेना पड़ेगा अपने को। तो अब कितना एरिया कवर हो गया आप ध्यान दें, 2 तो कवर हो गया, बची लेंथ n-2 और n-2 इंटू 2 में हमारे पास n-2 टाइल्स होंगी जिसमें हमें इसको फिट करना होगा इस फ्लोर पे। तो उसके नंबर ऑफ वेज होंगे an-2 और ये बात n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए ट्रू होगी क्योंकि a1 और a2 तो आप निकाल ही चुके हैं। जैसे ही आप यहाँ 3 रखोगे तो वो a1 a2 पे बेस्ड ही आएगा। तो अगर मैं कहूँ a1 1 है और a2 2 है तो 1 2, तो इस रिकर्सिव सीक्वेंस की मदद से a3 इन दोनों का एडिशन 3 आ जाएगा, a4 2 और 3 का एडिशन 5 आ जाएगा, देन 8 देन 13 एंड सो ऑन। तो यानी कि ये पूरे जहाँ भी a10 a9 जो भी आप निकालना चाहें इस रिकर्शन की मदद से निकाल सकते हैं। अब एक और प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, नाम है डीरेंजमेंट प्रॉब्लम। ये क्या होता है, अगर n डिस्टिंक्ट थिंग्स गिवन है और उनकी n स्पेसिफाइड प्लेसेस पहले से तय हैं तो नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग देम इन सच अ मैनर दैट नथिंग गोज टू इट्स स्पेसिफाइड प्लेस। यानी हमें उन n चीज़ों को n प्लेसेस पे ऐसे रखना है कि कोई भी चीज़ अपनी स्पेसिफाइड प्लेस पे ना जाए। इनके जो नंबर ऑफ वेज हैं वो दिए हुए हैं dn और आपको इस dn से रिकरेंस रिलेशन निकालना है। तो व्हाट टू डू, आप उसमें मान लेते हैं कि वो नंबर्ड थिंग्स हैं और उनकी प्लेसेस भी नंबर्ड हैं। ठीक है, तो मान लो 1 2 3 अप टू n तक नंबर्ड हैं और ऐसे ही उनकी प्लेसेस भी नंबर्ड हैं। तो 1 वाली जो चीज़ है वो कितने तरह से गलत जा सकती है। 1 वाली जो थिंग है वो n-1 तरीके से गलत जा सकती है। तो हमने क्या किया, n-1 c1 तरीके से वो गलत चली गई, यानी 1 वाली कहीं भी चली गई। हो सकता है 2 में गई हो सकता है 3 में गई हो। तो ये n-1 c1 वो वेज हैं जिससे 1 गलत तरीके से जाएगी। अब बची हुई चीज़ों को पकड़ते हैं। अब बची हुई चीज़ है 1 वाले की जो ये प्लेस थी वो खाली हो गई। अब 2 3 4 अप टू n तक चीज़ें बची हुई हैं। अब इस 1 में अब 2 को देख लीजिए, 2 वाली जो चीज़ है वो या तो 1 में जाएगी या 1 में नहीं जाएगी। तो यहाँ मैं कुछ कैलकुलेशन बना रहा हूँ। केस नंबर 1,
या तो 2 वाली 1 में जाएगी या 2 वाली 1 में नहीं जाएगी। तो इसमें मैं राइट लगा देता हूँ और इसमें मैं रॉन्ग लगा देता हूँ। ये दो केस बने। पहले हम ये सेकंड वाला केस देखते हैं, जब 2 वाली 1 में नहीं जाएगी, ठीक है, 2 वाली 1 में नहीं जा रही। अच्छा, 3 वाली, ये दोनों को हम सेटल कर रहे हैं आपस में, लेकिन 3 वाली 3 में नहीं जानी चाहिए, 4 वाली 4 में नहीं जानी चाहिए, 5 वाली 5 में नहीं जानी चाहिए और n वाली n में नहीं जानी चाहिए। तो यहाँ ऐसे लिख देते हैं, 3 वाली 3 में नहीं जानी चाहिए, 4 वाली 4 में नहीं जानी चाहिए और n वाली n में नहीं जानी चाहिए। तो ऐसा लग रहा है केस नंबर 2 में, इसको मैं मेंशन कर देता हूँ, केस नंबर 2 में ऐसा लग रहा है कि इस बार 2 वाले की प्लेस थी 1 और हम उसको उसमें जाने से रोक रहे हैं। तो 2 वाली 1 में नहीं जानी चाहिए, 3 वाली 3 में नहीं जानी चाहिए, n वाली n में नहीं जानी चाहिए। इसका मतलब n-1 चीज़ों को हम उनकी स्पेसिफाइड प्लेसेस में जाने से रोक रहे हैं। तो यानी सेकंड केस का आंसर होगा dn-1, dn-1, ये सेकंड वाले केस का आंसर है। ओके, केस नंबर 1 की बात करें। केस नंबर 1 में अगर मैं बोलूँ 2 वाली 1 में जाने दो, क्योंकि यहाँ लिया था 2 वाली 1 में नहीं जा सकती, तो दूसरा केस यही तो होगा कि 2 वाली 1 में जाने दो। तो पहले केस में हमने 2 वाले को 1 में जाने दिया, लेकिन बची हुई चीज़ों का जो डीरेंजमेंट होगा वो कितनी चीज़ें बची, n-2। तो बची हुई जो n-2 प्लेसेस चीज़ें हैं वो अपने n-2 प्लेसेस पे नहीं जा सकती, तो उनके डीरेंजमेंट क्या होंगे, dn-2। तो इसका मतलब ये बन गया रिकर्सिव फॉर्मूला, dn इज इक्वल टू n-1 टाइम्स dn-1 प्लस dn-2 ब्रैकेट में। अब केवल रिकर्शन फॉर्मूला बना के क्या करना है, इसको सॉल्व करना भी बता देता हूँ आपको। आप इसमें से क्या करो, n dn-1 को लेफ्ट में ले आओ, तो यहाँ एक माइनस dn-1 बचेगा और ये प्लस n-1 dn-2, इनमें से कॉमन ले लो माइनस। तो आपको दिख रहा है इन दोनों की शक्ल सेम हो रही है। कैसे, यहाँ पे n आ रहा है, इसमें n की प्लेस पे n-1 रख दो तो ये ब्रैकेट वाला आ रहा है। तो अगर मैं इसे bn मान लूँ तो ये क्या होगा, bn-1, तो यानी bn इज इक्वल टू माइनस bn-1। और इसको ब्रेक करते चले जाएं तो माइनस bn-1, और एक और ले लोगे तो प्लस bn-2, एक और ले लोगे तो माइनस bn-3, यानी हर बार एक एक माइनस आता जाएगा। तो जब यहाँ लिखा है 1, n में से जो घटा है वो -1 की पावर 1 लिखा हुआ है यहाँ, और जब यहाँ b2 हो जाएगा तो n में से n-2 घटा रहे होगे तो यहाँ -1 की पावर n-2 आ जाएगा। और b2 की वैल्यू हम निकाल पाएंगे, कैसे देखते हैं। ये ऊपर मैंने कैलकुलेशन लिखा है। मान लो आपके पास एक ही चीज़ होती और एक ही प्लेस होती तो आप उसे गलत लिख ही नहीं रखते थे, तो डीरेंजमेंट हो जाएगा d1 इक्वल टू 0। अगर आपके पास दो चीज़ें होती और दो प्लेसेस होती तो आप एक ही तरीके से उसको गलत रख सकते हो, तो d1 0 होगा और d2 होगा 1। और b2 की अगर मैं बात करूं, यहाँ b2 की बात करूं तो b2 होगा d2 माइनस 2 d1, d2 माइनस 2 d1, और इसकी वैल्यू सॉल्व करने पे 1 आ जाएगी d2 और d1 जब आप रखोगे, तो b2 1 आ गया। ओके, तो इसका मतलब हम यहाँ पे b2 की वैल्यू 1 रख दें तो -1 की पावर n-2 आ गया, लेकिन सब जानते हैं -1 की पावर n-2 में जो 2 है वो हटाया जा सकता है, तो bn आ गया -1 की पावर n, और bn और कुछ नहीं dn माइनस n dn-1 था, तो यानी dn-n dn-1 इक्वल टू -1 की पावर n आ गया। अब इसमें एक ट्रिक लगाते हैं, इसमें n फैक्टोरियल का डिवाइड कर देते हैं, तो dn अपॉन n फैक्टोरियल, यहाँ पे भी n फैक्टोरियल का डिवाइड हुआ होगा लेकिन वो एक n कट के यहाँ n-1 फैक्टोरियल हो गया, और ये -1 की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल आ गया राइट हैंड साइड। ये फिर से एक तरह का टेलीस्कोपिक सीरीज बन गई, यानी अब हम इसमें टेलीस्कोपिक सम का यूज़ करें। ये पहला ब्रैकेट, अब इसमें n की जगह n-1 रख दो, दूसरा ब्रैकेट n-2 रख दो, तीसरा ब्रैकेट डॉट 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 n को 2 डाल दो। ये सब हमें ऐड करने, यानी कहाँ तक, 2 तक। एक बार n, फिर n-1, फिर 2 तक, राइट हैंड साइड में ये आ गया। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में ये फर्स्ट का सेकंड वाला
सेकंड वाले के फर्स्ट से कैंसिल हो रहा है, और ऐसे ये सब कैंसिल होते चले जाएंगे। फर्स्ट का फर्स्ट बचेगा और लास्ट का लास्ट। लेकिन d1 की वैल्यू क्या थी, 0 थी, तो ये हट जाएगा। तो ये dn/n फैक्टोरियल, ये पूरा समेशन आ गया। ध्यान से देखिए, -1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, यानी ये तो 1/2 फैक्टोरियल, यहाँ लिख दिया मैंने 1/2 फैक्टोरियल। फिर -1/3 फैक्टोरियल, यानी ऑड नंबर पे माइनस और इवन नंबर पे प्लस चल रहा। ये dn/n फैक्टोरियल आ गया। अब n फैक्टोरियल को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये डीरेंजमेंट का फॉर्मूला आ गया। ये आपने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में भी पढ़ा था। अगर थोड़ा कम भी समझ में आया कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें तो केवल ये पूछा गया था कि dn इक्वल टू, जो हमें बेसिकली रिकरेंस रिलेशन पूछा गया था, तो dn और dn-1 और dn-2 में मैंने रिलेशन निकाल के आपको दिखा दिया। अब लीनियर रिकरेंस रिलेशन के टाइप्स को थोड़ा और डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ kth ऑर्डर नॉन होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन कैन बी रिटन एज, ऑब्वियसली लीनियर की कैटेगरी में an प्लस k की पावर 1, p1n an प्लस k माइनस 1 की पावर 1, p2n an प्लस k माइनस 2 की पावर 1 से लेके pkn an की पावर 1 इक्वल टू gn, इस तरह की फॉर्म कहलाती है kth ऑर्डर नॉन होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन ऑफ द लीनियर टाइप। लीनियर इसलिए क्योंकि सबकी पावर 1 से ज़्यादा है नहीं, इसलिए लीनियर। नॉन होमोजीनियस इसलिए क्योंकि सामने कोई इक्वल टू 0 नहीं लिखा हुआ, इक्वल टू gn लिखा हुआ है, और gn आइडेंटिकली 0 नहीं है, मतलब gn नॉन जीरो है, राइट। gn 0 नहीं है तो आइडेंटिकली 0 नहीं है, मतलब फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट 0 नहीं है, कभी कभी तो 0 हो सकता है। और pin मतलब p1n p2n pkn ये सब n के रियल फंक्शन है, रियल फंक्शंस हैं, मतलब आउटपुट रियल देंगे। तो इस तरह के जो इक्वेशन है इसे हम kth ऑर्डर नॉन होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन कहेंगे ऑफ द लीनियर टाइप, है ना। अब अगर kth ऑर्डर होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन करना है तो बस कुछ नहीं करो, gn इक्वल टू 0 डाल दो फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट, यानी ये हमेशा के लिए 0 हो गया। तो ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है वो kth ऑर्डर होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन बन जाए। इसी में अगर p1n p2n pkn ये सब कांस्टेंट बन जाएं, मतलब n के फंक्शन ना होके कोई ये कांस्टेंट कोफिशिएंट आ जाएं, p1 p2 pk, तो ये kth ऑर्डर होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट कहलाएगा। और मेनली हमसे यही टकराने वाले हैं, यानी सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म हमसे टकराने वाली है। और ये लीनियर इसलिए कहला रहे हैं क्योंकि अब यहाँ देखिए सबकी पावर 1 है, और नॉन होमोजीनियस इसलिए कहला है क्योंकि सामने क्या आ गया, सॉरी होमोजीनियस इसलिए कहला रहा है क्योंकि सामने क्या आ गया, 0। और याद रहे pk नॉट इक्वल टू 0 लेना है, क्यों, अगर pk 0 हो गया तो इनके बीच का डिफरेंस k नहीं रहेगा ना, और हम इसे kth ऑर्डर बोल रहे हैं।